Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I am your biology teacher. इस सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 दैट इज द सेल. ऑलराइट, सेल के इंट्रोडक्शन, उसकी डिस्कवरी, सेल थ्योरी की डिस्कवरी, ये सारी चीज़ें इस सेशन में हम अभी डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल से. ऑलराइट, लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो इस चैप्टर का नाम है सेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी को समझ के इसका आगाज करते हैं. सो हु कैन डिफाइन द सेल? द फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, इट विल बी डिफाइन द सेल. इजीएस्ट चीज है. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड functional unit of life. All right? सेल जिंदगी की बुनियादी इकाई का नाम है, साहत के एतबार से भी और अमल के एतबार से भी. अब इसका क्या मतलब है? तमाम जानदार सेल्स पे मुश्तमिल हैं. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, इंक्लूडिंग द ह्यूमंस, हम खुद भी, हम सब के सब सेल्स के बने हुए हैं. All right? All of the plants around us, all of the microorganisms around us, they are made up of cells. So this is structure. ये बना रहे हैं उसको. फिर उसके बाद दूसरी चीज ये है, all the activities that can be performed by a living organism, they are performed by the cells. वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज, वो तमाम प्रोसेसेस, वो तमाम अमल जो किसी भी जानदार को जानदार बनाते हैं, वो हर एक सेल के अंदर हो रहे होते हैं. इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये फंक्शनल यूनिट भी है. ऑलराइट, सो नेक्स्ट आपकी बुक के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इट इज इमर्जेंस एंड implication of cell theory. Alright, सेल थ्योरी का आगाज कैसे हुआ है और फिर उसको बहुत सारे साइंटिफिक प्रोसेसेस में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जानने के लिए इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, ये चीज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इस सेशन में. ओके, सो द फर्स्ट साइंटिस्ट जो पहला कंट्रीब्यूटर है, दैट वाज रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने क्या कंट्रीब्यूट किया हुआ है टुवर्ड्स द सेल थ्योरी एंड टुवर्ड्स द डिस्कवरी ऑफ द सेल. इसका कंट्रीब्यूशन जबरदस्त किस्म का कंट्रीब्यूशन है इसका. और वो क्या कंट्रीब्यूशन है? फर्स्ट ऑफ ऑल he made his own compound microscope. जो माइक्रोस्कोप इसने इस्तेमाल किया वो सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप थे इसकी. और इस माइक्रोस्कोप को समटाइम्स बोला जाता है इट वाज द क्रूड माइक्रोस्कोप. क्रूड माइक्रोस्कोप. बिल्कुल आगाज में जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स बनाई गई, उन चंद माइक्रोस्कोप्स में से ये वाला डिजाइन भी है जिसको हम कहते हैं कि दिस इज द क्रूड माइक्रोस्कोप. ओके, नेक्स्ट he coined the term cell. ये जो टर्म सेल की इंट्रोड्यूस करवाई है फर्स्ट टाइम इसने, he was actually observing the cork tissue. कॉर्क टिश्यू ऑब्जर्व कर रहा था और कॉर्क टिश्यू को ऑब्जर्व करते हुए इसने देखा, चूंकि प्लांट टिश्यू था तो इसको सेल वॉल्स बहुत ज्यादा थिक और मोटी मोटी सी नजर आ रही थी, लेकिन उसके दरमियान वाला हिस्सा सारे का सारा खाली पड़ा हुआ था. दैट वाज हॉलो चेंबर और इट वाज द एम्प्टी स्पेस, जिसको इसने नाम दे दिया सेल का. ऑलराइट, ये जितनी भी सारी की सारी इसकी ऑब्जर्वेशंस थी वो सब इसने बाद में बहुत सारे डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक द फ्लाई हेड, मक्खी के सर की एक तस्वीर इसने जो देखी थी, फिर इसी तरह बहुत सारे इंसेक्ट्स जो इसने देखे थे अपनी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, उन सब की तस्वीरों समेत इसने ये सारी चीजें पब्लिश कर दी विद इन अ मैगजीन, और उस मैगजीन का नाम था माइक्रोग्राफिया. ऑलराइट, सो व्हाट इज द नेम ऑफ द मैगजीन? इट इज माइक्रोग्राफिया. ओके, दिस इज द बेसिक मेन पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे जो कि रॉबर्ट हुक का कंट्रीब्यूशन है. ओके, फिर उसके बाद जो सेकेंड साइंटिस्ट हमारे पास हैं, ही इज लॉरेंस ओकेन. लॉरेंस ओकेन, he stated that all living beings are
made up of small vesicles called cells. This was the statement of the Lorentz-Oken. तो लॉरेंस ऑकिन की स्टेटमेंट अगर हम गौर करें तो कुछ हद तक मिलती है रॉबर्ट हुक की ऑब्जर्वेशन के साथ कि ये भी कह रहे हैं वेजिकल्स बिल्कुल छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंडेड जो बॉडीज हमें साइटोप्लाज्म के अंदर नजर आती हैं, छोटी छोटी थैलियां नुमा साख्तें जो नजर आती हैं, दे आर नोन एज द वेजिकल्स. ऑलराइट, तो इसने कहा कि तमाम जानदार इसी तरह के वेजिकल नुमा साख्तों पर मुश्तमिल हैं, और अगर ये इस तरह की साख्तों पर मुश्तमिल नहीं है तो फिर वो जानदार नहीं है. सेम स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है जीन बैप्टिस्टे डी लामार्क. ओके, मैं सिर्फ इसका लास्ट नेम लिख रहा हूं यहां पे. लामार्क एक्चुअली फेमस है एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन सेल की डिस्कवरी और सेल थ्योरी के अंदर भी इसका कंट्रीब्यूशन है. और वो क्या है कि नोबडी कैन बी अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नोबडी कैन बी a living organism if its constituent parts, अगर उसके हिस्से, if its constituent parts are not formed from cellular tissue, or they themselves are not cellular tissue. अब ये क्या चीज है? लामार्क का आइडिया भी वही है जो लॉरेंस-ओकिन का आइडिया था और उससे पहले रॉबर्ट हुक का आइडिया था कि तमाम जानदार छोटे छोटे सेल्स पे मुश्तमिल हैं, छोटे छोटे सेलुलर कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल हैं, जो कि मिल के एक मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं. बिल्कुल इसी तरह कि जैसे ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन 100 ट्रिलियन लिविंग सेल्स. तो ये जो सब के सब सेल्स हैं, उनकी वजह से हमारा एक ये पूरा वजूद जो है ये नजर आता है कि वी आवर सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. इसी तरह जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं हमें नजर आते हैं, दे आर आल्सो मेड अप ऑफ सेल्स. ऑलराइट, देन आफ्टर लामार्क देयर इज रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन का क्या कंट्रीब्यूशन है ये आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, आपको आइडिया होना चाहिए इसका. व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द रॉबर्ट ब्राउन? रॉबर्ट ब्राउन ही आइडेंटिफाइड द प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियस. इसने न्यूक्लियस की प्रेजेंस का पता बताया. आइडेंटिफाइड द प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियस. ऑलराइट, अब ये चीज थोड़ी सी मॉडिफिकेशन थी. इन इजी वर्ड्स वी कैन से कि ये थोड़ी सी एडवांसमेंट है रॉबर्ट हुक के कॉन्सेप्ट के अंदर. और क्या एडवांसमेंट है कि द सेल्स आर नॉट एम्प्टी स्पेसेस. सेल्स जो है वो अंदर से कोई खाली जगह नहीं है, बल्कि इनके अंदर एक डार्क ब्राउन कलर की डेंस बॉडी मौजूद है. And that dense body is what? It is nucleus. Nucleus is the control center of the cell. तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी का सेहरा रॉबर्ट ब्राउन के सर जाता है. इसने डिस्कवर किया था कि the cells, they are not empty, they are not empty spaces. Instead, there is a dark brown dense body present in the center of the animal cells, or it can be present on a side of the plant cells, और इसका नाम है न्यूक्लियस, मरकजा जिसको हम कहते हैं. Alright? फिर after Robert Brown, two of the famous scientists, Schleiden and Schwann. इनकी वजह शोहरत क्या हो सकती है आपके ख्याल में? ओके, Schleiden एंड Schwann, इन दोनों का जो फ्रेम ऑफ वर्क है, जो काम इन्होंने किया हुआ है, चूंकि करीब करीब थे अपनी रिसर्च के लिहाज से, तो इस वजह से इन दोनों को हमेशा साथ साथ रखा जाता है. What is the contribution of Schleiden and Schwann towards the cell theory? तो जो मेजर कंट्रीब्यूशन है इनका वो बजाते खुद क्या है? 3 postulates of the cell theory. इन्होंने समराइज किया सारी की सारी पुराने रिसर्च वर्क को और प्रपोज किए 3 postulates जिनको आज तक हम याद करते हैं सेल थ्योरी के नाम से. ऑलराइट, सो दिस इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम Schleiden एंड Schwann. फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि एवरी सेल इज मेड अप ऑफ 3
बेसिक पार्ट्स। हर सेल जो है वो 3 बेसिक पार्ट्स पे मुश्तमिल है, और वो 3 बेसिक पार्ट्स क्या हैं? नंबर 1 इट्स न्यूक्लियस, नंबर 2 इज साइटोप्लाज्म, and the third one is the outermost living boundary of the cells, that is plasma membrane. All right students, so ये second contribution है इनका कि इन्होंने बताया कि जो सेल है वो यूकैरियोटिक हैं या प्रोकैरियोटिक हैं, उनके पास 3 बेसिक कंपोनेंट्स होने चाहिए। इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स न्यूक्लियस की जगह पे एक और डेंस बॉडी होती है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोइड, जिसमें उसका क्रोमेटिन मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है। ऑलराइट, फिर एक और बात इन्होंने यहां पे कही, और वो क्या चीज थी? दैट इज सेल वॉल इज एन एक्स्ट्रा लेयर। ये बड़े काम की बात है यहां पे। नॉर्मली प्लांट सेल्स के अंदर एक सिग्निफिकेंट लेयर के तौर पे रोल प्ले कर रही है, बैक्टीरियल सेल्स में भी है, फंगल सेल्स में भी है, बट सेल वॉल इज नॉट द लिविंग स्ट्रक्चर। सेल वॉल इज अ डेड स्ट्रक्चर। सेल वॉल एक डेड स्ट्रक्चर है जिसका लिविंग एक्टिविटीज के साथ डायरेक्टली कोई इंटरफेरेंस नहीं है। रिजिडिटी प्रोवाइड कर रही है, शेप को मेंटेन कर रही है, प्रोटेक्शन दे रही है, बट इट इज एन एक्स्ट्रा लेयर दैट इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स, और बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, बैक्टीरिया और फंजाई में भी हमें नजर आती है डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन के साथ। ऑलराइट, देन दे सेड all living organisms are made up of cells or cell products. जितने भी जानदार हैं, यूनिसेलुलर हैं या मल्टीसेलुलर हैं, वो खुद भी सेल्स पे मुश्तमिल हैं, या फिर ये हो सकता है कि सेल्स मिलके टिश्यूज बनाए, टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाए, ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम्स बनाए, और फिर एक बड़ा ऑर्गेनिज्म बन जाए। दिस इज नोन एज द सेल प्रोडक्ट्स। ऑलराइट, देन आफ्टर स्लाइडन एंड श्वान, चूंकि इन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज कर दिया, 3 पॉइंट्स जो हैं वो पोस्टुलेट्स की सूरत में प्रेजेंट कर दिए, तो बहुत सारे साइंटिस्ट एकदम इस तरफ रिसर्च की तरफ आना शुरू हो गए, और उन्होंने अपनी अपनी माइक्रोस्कोप के एडवांसमेंट्स के साथ साथ बहुत सारे नए आइडियाज पुट किए यहां पे। तो सेल थ्योरी एक्सटेंड हो गई पहले की निस्बत। अब जब सेल थ्योरी एक्सटेंड हुई है तो उसमें जो सबसे बड़ा नाम हमें नजर आता है, ही इज रुडोल्फ वर्च्यू। हिज नेम इज रुडोल्फ वर्च्यू, और रुडोल्फ वर्च्यू का जो कंट्रीब्यूशन है वो इसकी स्टेटमेंट बस आपने याद रखनी है। स्टेटमेंट क्या है? चूंकि यूनिक है, डिफरेंट है, तो आपको याद रखने में भी आसानी रहेगी। ओमनिस सेल्यूलर ई सेल्यूलर। अब इसका मतलब क्या है? ओमनिस सेल्यूलर ई सेल्यूलर, ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। चूंकि यूनिक है तो यही इसके याद रखने का भी बायस है। ओमनिस न्यू, सेल्यूलर सेल्स, ई एक्स या ओल्ड, और टेक्निकली अगर हम इसको कहें तो वी कैन से प्री एग्जिस्टिंग, एंड सेल्यूलर अगेन सेल्स। अब ये आइडिया ओमनिस सेल्यूलर ई सेल्यूलर का जो आइडिया है, दिस इज एक्चुअली नोन एज द आइडिया ऑफ द बायोजेनेसिस। आइडिया ऑफ बायोजेनेसिस क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ओनली बी प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जानदारों को सिर्फ जानदार पैदा कर सकते हैं। रुडोल्फ वर्च्यू ने जब इसको ट्रांसलेट किया है तो इसकी ट्रांसलेशन के अंदर इसने बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात की। रुडोल्फ वर्च्यू कहता है ओमनिस सेल्यूलर ई सेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और फिर इसने थोड़ा और जोर दिया, लाइफ बिगेट्स लाइफ, बिगेट्स लाइफ, बिगेट्स लाइफ, कि जानदार चीजें जानदार चीजों से, जानदार चीजें जानदार चीजों से, और जानदार चीजें और जानदार चीजों से पैदा हो सकती हैं। दिस इज नोन एज द स्टेटमेंट ऑफ ओमनिस सेल्यूलर ई सेल्यूलर। ये एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रडिक्शन थी टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एबायोजेनेसिस और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोजेनेसिस। नाउ व्हाट इज एबायोजेनेसिस? एबायोजेनेसिस पुराना फिलोसॉफिकल आइडिया है कि लिविंग्स और लाइफ
can spontaneously originate from non-living objects. कि जिंदगी का आगाज अचानक से खुद से बेजान अशिया से हो सकता है. दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ एबायोजेनेसिस. और एबायोजेनेसिस का मोजद जो है वो अरिस्टोटल को कहा जाता है कि अरिस्टोटल वॉज द फिलोसोफर ऑफ हिज टाइम. तो उसने कहा कि अचानक से अगर बेजान चीजों में से जानदार चीजें पैदा हो जाएं तो दिस कॉन्सेप्ट इज एबायोजेनेसिस. बट लेटर ऑन इट वॉज मोडिफाइड ड्यू टू द एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस. साइंस तो तजर्बाती प्रूफ को मांगती है, सबूत की बुनियाद पे एग्जिस्ट कर रही है सारी की सारी साइंस. तो हम कहते हैं कि बायोजेनेसिस हैज एन एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट. तो एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट है, दैट्स व्हाई इट इज मोर एक्सेप्टेबल. और वो क्या है कि लाइफ कैन ओनली बी प्रोड्यूस्ड बाय लाइफ. Or, in other words, living organisms can only be produced by living organisms. जानदार सिर्फ जानदारों से पैदा हो सकते हैं, बेजान अशिया से पैदा नहीं हो सकते. This is the concept of biogenesis. Alright? और ये है contribution रडोल्फ वर्च्यू का, जिसको बाद में experimentally प्रूव किया है लुइस पास्चर, one of the famous microbiologists. और इसने एक टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाई हुई है जो आज तक हम लोग अपने दूध को प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं, एंड दैट इज पेस्चराइजेशन. ऑलराइट, द टेक्निक पेस्चराइजेशन, ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकने के लिए ही ये टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाई गई थी कि इसको अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पे हीट अप किया जाए, उसके बाद कूल डाउन कर लिया जाए, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को आप एक लिमिटेड टाइम के लिए रोक सकते हैं और उतनी देर के लिए आपके जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं दे कैन बी कंज्यूम्ड. और अगर वो टाइम गुजर जाए, उसके बाद एक्सपायरी डेट क्रॉस हो जाए, तो मे बी पॉसिबिलिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स रीएक्टिव हो जाएं और वो चीज इस्तेमाल के काबिल ना रहे. ऑलराइट, सो लुइस पास्चर, इसके लिए बस इतना ही लिखूंगा मैं यहां पे, ही सपोर्टेड biogenesis by experimental work. इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए. देयर वाज अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट और उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद इसने जो है ये आइडिया, जो बायोजेनेसिस का आइडिया था, इसको मजीद एक साइंटिफिक अप्रोच प्रोवाइड की. So that's why Louis Pasteur is one of the biggest supporters of the idea of biogenesis or the concept of abiogenesis. जो बेजान चीजों से जानदार चीजें पैदा करने वाला कॉन्सेप्ट था, उसको रिजेक्ट करने में एक साइंटिफिक सपोर्ट लुइस पास्चर हमें दे रहा है. After Louis Pasteur and Rudolf Virchow, the next contributor is August Weismann. August Weismann states all living organisms have similar origin according to their organization of cells and molecules. Alright, अब इससे क्या जाहिर हो रहा है? इससे हमें यह पता चल रहा है कि तमाम जानदार अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से सेल्स पे मुश्तमिल हैं, whether they are plants, whether they are animals और they are unicellular living organisms, सबके सब सेल्स पे मुश्तमिल है. और हर सेल, उसके सिर्फ 3 कंपोनेंट्स हैं. द फर्स्ट वन plasma membrane, the outermost boundary. The second one, cytoplasm, the watery substance inside the cell, and the nucleus, the control center of the cell. ये basic organization है. और molecules से क्या मुराद है यहाँ पे?
all of the living cells, they are made up of proteins, carbohydrates, lipids and the nucleic acid, the genetic material. Alright, ये है ऑगस्ट वाइजमैन की स्टेटमेंट, ये है उसका कंट्रीब्यूशन. इन सब चीजों को जब हम कंक्लूड करते हैं तो इस बुनियाद पे अब हम 3 पोस्टुलेट्स की सेल थ्योरी प्रपोज कर सकते हैं. ऑलराइट, नंबर 1 is cell is basic, structural and functional unit of life or living organisms. Number 2, all living organisms are made up of cells and cell products. And number 3, Rudolf Virchow की statement, new cells originate from pre-existing cells. ये तीनों postulates जो हैं, अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राइट डाउन द सेल थ्योरी, तो तीनों postulates आप लिखेंगे. हु proposed the cell theory? Schleiden and Schwann. वो अगर आप इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट एक देना चाहें कि the cell theory was proposed by Schleiden and Schwann, following are the 3 postulates of the cell theory. तो ये 3 पॉइंट्स आप उसके जवाब में मेंशन करेंगे. आज का सेशन यहीं पे हम क्लोज करते हैं. इंशाअल्लाह ताला आगे जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल एंड लेटर ऑन जो टॉपिक्स हैं उनको नेक्स्ट सेशंस में डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह.